हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5। ड्रा पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स ऑब्जेक्ट एंड कलर देम। 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाएं व उनमें रंग भरें। फिर दूसरा उसी में लिखा हुआ है बी पार्ट कि राइट देयर नेम्स एंड वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। उनमें उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखता है। देखिए, आप अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए। ऐसे कुछ आप देख लेंगे, चूहा का थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए तो लिख दीजिए उसमें चूहा बिल में रहता है। ऐसे मछली बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए मछली जल की रानी है। यहाँ ऐसा कोई चित्र बना दीजिए। यहाँ गेंडा बनाने की कोशिश की गई है पर गेंडा दिख नहीं रहा, लेकिन लिख दीजिए गेंडा जंगल में रहता है। ऐसे ही एक बकरी बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए बकरी पत्तियाँ खाती है। और ऐसा ही एक गाय बना दीजिए, लिख दीजिए गाय दूध देती है, ये मोटी तगड़ी गाय है। ठीक है, अब लीजिए इसी में मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एनी 8। कोई भी, और इसमें लिखा हुआ है कि किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नामों की सूची बनाकर लिखें। कोई 8 लिखना है। तो जी किसान क्या क्या उगाता है? गेहूँ, धान, अरहर, मसूर, सरसों, जौ, चना, मटर, इस तरह के ये अनाज उगाता है। और भी उगाते हैं, आप अपने से भी कुछ जोड़ सकते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में 5 वाक्य लिखें। तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है मेरा नाम दिनेश है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं तो वो लिख दीजिए मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना पसंद है। मैं पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। मैं देश के नेतृत्व करना चाहता हूँ या देश का नेतृत्व करना चाहता हूँ, ये लिख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य 6 लेते हैं। तो इसमें दिया है संस्कृत भाषा में कि विद्यालयस्य चित्रं दृष्ट्वा विद्यालये आवश्यक वस्तूनां नामानि हिंदी संस्कृत भाषायां लिखत। दिए गए विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के नाम हिंदी एवं संस्कृत में लिखिए। ये जी विद्यालय का चित्र दिया हुआ है और यहाँ सर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पर संस्कृत में उनका नाम लिखे हुए हैं, बस यहाँ पर आपको देख देख के भरते जाना है। तो यहाँ क्रमांक लिखा है और वस्तु का नाम हिंदी में और वस्तु का नाम संस्कृत में। तो यथा मतलब उदाहरण के रूप में लिखा है, जैसे भवन तो संस्कृत में बोलते हैं भवनम। तो यहाँ देख देख के लिखिए खिड़की तो लिख दीजिए वातायनम। मुख्य द्वार तो मुख्य द्वारम। खेल का मैदान तो क्रीड़ांगनम। दीवाल या बाउंड्री तो यहाँ लिख दीजिए भित्ति है। श्यामपट या बोर्ड तो इसको लिख दीजिए कृष्ण फलकम। कुर्सी तो कुर्सी को बोलते हैं आसंदह। पुस्तक या किताब इसको बोलेंगे संस्कृत में पुस्तकम। टेबल या मेज को बोलेंगे उत्पीठिका। कलम या पेन को बोलेंगे लेखनी। अभ्यास पुस्तिका या कॉपी को बोलते हैं अभ्यास पुस्तिका ही बोलते हैं। अब यहाँ पर आइए दूसरा प्रश्न। चित्रं दृष्ट्वा शरीरस्य अंगानां संस्कृत नामानि हिंदी भाषायां लिखत। दिए गए चित्र को देखकर शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों के नाम हिंदी भाषा में लिखे। मतलब उसमें ऑलरेडी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, आपको देख देख के हिंदी में लिखना है। तो शुरू करते हैं। संस्कृत में नाम लिखा हुआ है जानुह
और हिंदी में उसका अनुवाद होता है घुटना। और अंगुष्ठः संस्कृत में है तो इसका मतलब होता है पैर का अंगूठा। मणिबंधः इसका मतलब होता है कलाई। उदरः माने होता है पेट। केशः माने होता है केस या बाल। स्कंधः माने होता है कंधा। कंठः माने होता है गला या कंठ। पादः माने होता है पैर। कर्णम माने होता है कान। ललाटम माने होता है मस्तक। दंतः माने होता है दांत। कपोलः माने होता है गाल। नेत्रम माने होता है आँख। मणिबंधः माने होता है कलाई। औष्ठः माने होता है होंठ। अब हम लेते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत, पुस्तिका के अंतर्गत लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य 7। निर्देश दिया हुआ है कुछ। विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। दूसरा दिया हुआ है चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो ये दिया गया है क्रमांक, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल। तो हम थोड़ा जान लें परिमाप क्या होता है। परिमाप में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगुना कर दीजिए, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और जो भी इसका पैमाना हो वो लिख देना है। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा और सेंटीमीटर का वर्ग। इसको पढ़ते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई का सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, या कैसे बोलेंगे, क्षेत्रफल का हमेशा कहाँ में कितने में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, या जो भी पैमाना दिया हो उसमें। तो बिस्कुट की लंबाई हमने नापी है 2.5 सेंटीमीटर। वस्तु की चौड़ाई यानी कि जो बिस्कुट है उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट माने होता है गुणा 2.5, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें तो 2.5 धन 2, तो ये हो जाता है 4.5 में से 2 जोड़ का गुणा करेंगे तो हो जाता है 9। यानी इसका जो है अभी हिसाब किताब ऐसे लिखेंगे। तो परिमाप इसका आ गया है 9 सेंटीमीटर। अब 2.5 में 2 का गुणा कर दीजिए तो निकल आता है 5 सेंटीमीटर का वर्ग, या 5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बिस्कुट का क्षेत्रफल। अब इसी तरह पुस्तक दी गई है। पुस्तक की लंबाई नापी गई है तो 10.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा, 10.5 में 8 को जोड़ के 2 का गुणा कर देने से आ जाता है 37 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका परिमाप। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10.5 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 84 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस नापिए, तो माचिस को नापा गया है तो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई है, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी। तो 2.5 को 1.5 में जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाता है 8 सेंटीमीटर। ये इसका रहा परिमाप। अब इसमें 2.5 में 1.5 का गुणा कर दीजिए तो 3.75 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बन जाता है। टेबल लीजिए, तो टेबल को नापा गया है तो 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई। अलग अलग प्रकार की टेबल हो सकती है। यहाँ पर जो टेबल नापी गई है वो 40 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो 40 में 30 जोड़ के 2 का गुणा करेंगे तो 40 30 70 दूनी 140, तो 140 सेंटीमीटर की टेबल हो गई जिसका परिमाप 140 सेंटीमीटर आ गया। और 40 में 30 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12, यानी 1200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बन गया। तकिया लीजिए, तो तकिया है, इसकी लंबाई नापे हैं हम तो 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकाल लीजिए तो 2 गुणे 20 धन 12 है। हल करेंगे तो 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। और ये 20 में 12 का गुणा 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका 240 सेंटीमीटर बन गया। ये हो गया इसका क्या बन गया, ये बन गया इसका क्षेत्रफल।
एक गद्दी गद्दी समझते हैं, जो कुर्सी के पीछे में लगाई जाती है, कुछ भी आपके यहाँ जो भी है वो नाप लीजिएगा। यहाँ पर एक गद्दी नापी गई है, वो 12 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी। तो इसका परिमाप बन गया 12 धन 12 गुणे 2 अर्थात 48। और क्षेत्रफल बन जाएगा 12 गुणे 12 अर्थात 144 वर्ग सेंटीमीटर। एक सामान्य कापी नापी गई है, तो उसका लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप निकला है 2 गुणे 10 धन 8 अर्थात 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकला। और 10 अट्ठे 80 यानी 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला। दप्ती ये जो परीक्षा में देने जाते हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबी है और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ पर वो आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 12 धन 10 अर्थात 44 सेंटीमीटर परिमाप निकल आया। इसका 12 गुणे 10 अर्थात 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बनता है। पटा जिस पर बैठते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका जो परिमाप बना 20 धन 15 गुणे 2 अर्थात 70 सेंटीमीटर और 20 गुणे 15 अर्थात 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया हमारा क्षेत्रफल, 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहे हैं कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ से देखेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा सब क्षेत्रफल इसमें इसी का दिख रहा है, टेबल का। तो यहाँ लिखना है टेबल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर अगला इसी में प्रश्न दे रहे हैं कि किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो माचिस का परिमाप सबसे कम है इसमें। और सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो जी अभी निकाल लीजिए। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली वस्तु जो टेबल थी उसका क्षेत्रफल था 1200 वर्ग सेंटीमीटर या 1200 बोलिए, 1200 वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु जो थी वो थी माचिस, उसका वर्ग क्षेत्रफल था 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। घटा दीजिए दोनों का अंतर, तो आ जाता है 1196.25 वर्ग सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। देखिए इस प्रोजेक्ट में ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं, अलग से नहीं लिखिएगा। तो इस प्रोजेक्ट में गद्दी की जो दिखाई गई थी उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। वो दोनों की लंबाई 12 और 12 चौड़ाई सेंटीमीटर में है। बस ये लिखना था। अब हमारा घर हमारा विद्यालय जो ये हमारी जो प्रयास पुस्तिका है उसका प्रोजेक्ट 8 लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। ये मतलब आपको अपने घर वालों से सहयोग लेना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो ग्रीष्म काल में गेहूँ, जौ, चना, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों, मटर जैसी फसलों का उत्पादन होता है। इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र हैं कुदाली, हल, तख्ती, समतल, कल्टीवेटर आदि। ये इस प्रकार के औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। जब बीजों को पानी में डाला जाता है तो अच्छे व स्वस्थ बीज पानी में बैठ जाते हैं और तैरने वाले खराब बीजों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार ये अच्छे बीज अलग मिल जाते हैं और खराब बीज अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों
एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की सिंचाई हेतु प्रमुख जल स्रोत कुएं, नहर, तालाब, नदी, ट्यूबवेल आदि हैं। तो अब ये तो स्रोत हो गए, अब इसी में लिखना है फसलों की सिंचाई हेतु प्रमुख संयंत्र। तो संयंत्र को दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है पारंपरिक तरीका, एक होता है आधुनिक तरीका। तो पारंपरिक तरीके में आ जाते हैं मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, जिसे उत्तोलक तंत्र भी बोलते हैं। ये पारंपरिक तरीके मतलब जो शुरुआत से चले आ रहे हैं। और आजकल अर्थात आधुनिक तरीके में क्या क्या आते हैं, आज में छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये आधुनिक तरीके में संयंत्र इस्तेमाल होते हैं। अब इसी में अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो उर्वरक मतलब होता है जो फैक्ट्रियों में जो खाद बनाई जाती है उसको उर्वरक कहते हैं। तो फसल उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों के नाम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि। अगला प्रश्न यह है कि फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका लिखना है कि जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड कीटनाशकों को फसलों को कीट पतंगों से बचाव में सहयोग करते हैं। जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड जीवों यथा माने जैसे कि कीटों, फफूंदों, जीवाणुओं एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद है जो फसलों, सब्जियों एवं फलों को कीटों एवं व्याधियों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। फसलों की कटाई हेतु किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई हेतु हंसिया या दरांती का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में हार्वेस्टर नामक मशीन या संयंत्र का उपयोग फसलों की कटाई हेतु किया जा रहा है। फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका जवाब इस तरह लिखना है कि फसलों को काटने व दाने अलग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाकर नमी खत्म कर लेते हैं। फिर फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिन्हें बिन्स भी कहते हैं, BINS, में करते हैं। परंतु फसलों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके।